हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू प्रेप ऑन आईएएस। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए कंप्लीट एक ऑर्गेनाइज्ड जनरल साइंस का कोर्स लेके आएंगे, तो ये उस कोर्स का पहला लेक्चर है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, मैटर क्या होता है और क्या ये पार्टिकल्स का बना होता है या फिर ये कंटीन्यूअस होता है, और इन पार्टिकल्स के इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लेक्चर थोड़े लंबे करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर और बेसिक है तो मैं इसे शॉर्ट रखूँगा। सो व्हाट इज़ मैटर। व्हाट इज़ मैटर, आप इतना समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं जिससे हमारी बॉडी बनी है, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो स्टार और प्लैनेट्स हम देख रहे हैं, जिस अर्थ पे हम खड़े हुए हैं, जिस चीज़ से प्लांट बने हुए हैं, एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर क्या नहीं है, कंप्लीट वैक्यूम है कहीं, तो उसे छोड़ के बाकी जो भी चीज़ है इस यूनिवर्स में जो हम फील कर पाते हैं, देख पाते हैं या अपने इंस्ट्रूमेंट से उन्हें इन्फर कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, उन्हें हम सारों को क्या बोल देते हैं, मैटर। इसे हम क्या बोल देते हैं, मैटर। एक कॉमन नेम दे दिया है इन सारी चीज़ों को, जिसका क्या नाम है, मैटर। थोड़े से एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम में ये होता था कि जो इंडियन या ग्रीक मैथोलॉजी थी उनमें वो बोलते थे कि ये सारी सृष्टि, ये पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना है। वो कौन से हैं, अर्थ, फायर, वाटर, स्काई एंड एयर। बोले हमारी बॉडी के भी अंदर यही हैं, बाहर भी यही हैं, हम भी इनसे बने हैं, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द यूनिवर्स और आर ऑल्सो मेड ऑफ दीज थिंग्स ओनली। थोड़ा सा और इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी थे उनमें से एक स्कूल बोलता था कि जो सारी सृष्टि है वो बेसिकली कुछ छोटे छोटे अणुओं, परमाणुओं से मिलके बनी है, जिन्हें वो क्या बोल देते थे, अणु, ठीक है, या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल। और परमाणु मतलब एलिमेंट समझ लीजिए, आज की लैंग्वेज में बोलते थे कि इनसे मिलके बनी है। और ये जो है, ये जो क्लासिफिकेशन है 5 फील्ड का, ये सही नहीं है। ये सारी भी फंडामेंटली जाके किस चीज़ से ही बनी है, अणु और परमाणु से ही बनी हुई हैं। ये तो हो गई थोड़ी हिस्ट्री, या फिर आप कह लीजिए जो एंशियंट समझ थी मैटर के बारे में, उसकी बात। अब मॉडर्न साइंस क्या कहती है, तो मॉडर्न साइंस की बात करते हैं हम। मॉडर्न साइंस ये कहती है कि जो भी हम मैटर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली कुछ छोटे एलिमेंट से, छोटे डिविजिबल पार्टिकल से बना है। आप मैटर को तोड़ते जाइए, एक पत्थर को तोड़ते जाइए और एक लिमिट ऐसी आएगी जहाँ पे उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये नॉन डिविजिबल यूनिट ऑफ मैटर हैं, जो कि क्या हैं, डिस्क्रीट हैं, कंटिन्यूअस नहीं है स्पेस में। ये नॉन डिविजिबल है, इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, और इनके बीच में कुछ स्पेस है, ये बिल्कुल चिपके हुए या कंप्लीटली फिल अप नहीं करते हैं स्पेस को। तो पहली क्या प्रॉपर्टी हो गई मैटर की कि वो जिन भी पार्टिकल्स है, चाहे हम इन्हें क्वार्क्स बोल लेते हैं, अभी अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हम फ्रेगमेंट कर सकते हैं, हम एक मैटर के पार्टिकल को वो क्वार्क लेवल तक कर सकते हैं। अगर क्वार्क आता है एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट क्वार्क है, या फिर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये फिर नेक्स्ट लेवल है। क्वार्क के बाद 3 क्वार्क मिलके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बनाते हैं, और 2 क्वार्क मिलके इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं। तो ये बेसिक यूनिट हो गई क्वार्क्स। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं,
और फाइनली हम कह देते हैं एटम्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आजकल जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जो भी नेचर में एग्जिस्ट करती है, वो बेसिकली एटम्स की बनी होती है। ना तो ये स्टेबल है ऑन इट्स ओन, इनका कुछ कॉम्बिनेशन ही स्टेबल है, और ये तो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है, तुरंत ही किसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो मैटर की, जिसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि अभी हमारे अंदर हैं या एयर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर है, तो वो क्या है? एटम। जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। जबकि सेल को भी तोड़ा जा सकता है, वैसे ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर आप कह सकते हैं एटम्स। एटम्स किसके बने होते हैं? इसमें एक न्यूक्लियस रहेगा सेंटर पे, जिसमें कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे, एन एंड पी लिख लीजिए, स्मॉल एन स्मॉल पी, और कुछ इलेक्ट्रॉन, इनके जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिट में चक्कर काट रहे होंगे। अगर 4 प्रोटॉन हैं तो 4 इनके इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। इसको हम, इस अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं हम? एटम। ये समझ में आ गया आपको। दूसरा, ये जो एटम है किसी भी मैटर का जो बल्क है, जिसे हम मैटर बोल देते हैं, किसी भी बल्क में ये क्या है? स्पेस्ड है, इनके बीच में कुछ स्पेस, इंटरवीनिंग स्पेस है। ये कैसे चेक कर सकते हैं? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसमें वो बताते हैं कि आप एक पानी में ग्लास लीजिए जिसमें पानी भर रखा हो एक लेवल तक, और आप 1 या आधी चम्मच चीनी लीजिए और उसको डाल दीजिए, और फिर देखिए कि क्या ग्लास का लेवल ज़रा सा भी बढ़ा है? नहीं। तो इसका मतलब जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल थे, सॉल्ट के जो एटम थे या मॉलिक्यूल थे, वो कहाँ गए? जो इंटरवीनिंग स्पेस है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, जो इंटरवीनिंग स्पेस है, इसमें सेटल हो गए, तभी तो ये वाटर ऊपर नहीं आया। आप एक एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट नहीं डालेंगे जब तक कि वो प्रेसिपिटेट होके नीचे ना बैठ जाए सॉल्ट, तब तक इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक हमने जान ली मैटर की। पहले तो क्या है? नॉन डिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? एटम्स, जो कि फंडामेंटल हैं। ऑल्दो एटम्स कैन बी डिवाइडेड। अभी ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, पर एक सेंस में सही भी है, क्योंकि उसके विदाउट ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। एटम का अगर कॉम्बिनेशन ना हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, तो ये तुरंत ही डिके होने लगते हैं। अकेले न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या क्वार्क्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में सेपरेटली, वो एटम की फॉर्मेशन में ही कर पाते हैं। तो पहले तो हो गया नॉन डिविजिबल पार्टिकल, एंड दे हैव इंटरवीनिंग स्पेस। इंटरवीनिंग स्पेस, उनके बीच में खाली स्पेस भी है। ये 2 पार्टिकल हो गई। तो इसका क्या मतलब है? दे आर डिस्क्रीट इन नेचर, डिस्क्रीट और क्वांटम इन नेचर। अब आपको क्वांटम मतलब का वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक पार्टिकल या एक यूनिट में हम उसे फाइनली डिवाइड कर सकते हैं, तो उन्हें क्वांटम या डिस्क्रीट भी बोल देते हैं। ये 2 बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई जो मैटर है, जिससे वो बना हुआ है उस चीज़ की। अब आ जाते हैं इनके साइज़ पे, कि इनका साइज़ एक्चुअली में कितना है। अगर हम एक एटम के ही साइज़ की बात कर लें, ठीक है, लेट मी ड्रॉ एटम। यहाँ पे ये एटम है जिसमें कुछ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, और कुछ इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काट रहे हैं, कुछ 1-2 ऑर्बिट में। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 4 या 8 जो भी होते हैं वो हैं, ठीक है, 5 मान लीजिए, 8 मैक्सिमम हो सकते हैं, 5 मान लीजिए। और तो उतने ही, अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, उतने ही क्या हैं? सेंटर में प्रोटॉन रहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रॉन रहेंगे n, क्या है? जिसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रहता है। तो 5 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काट रहे हैं। मान लीजिए ये है एक नाइट्रोजन एटम। एक्स्ट्रा नॉलेज है ये, कुछ भी आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मैं बाद में समझाऊंगा, ये तो आप समझ लीजिए। एक वैसे ही एग्जाम्पल ले लिया है जिससे आपके लिए चीज़ें रिवाइज होती जाएं, या आप अभी से पता चलती जाएं धीरे धीरे, और बाद में वो आपको जब मैं ये पढ़ाऊँगा एलिमेंट्स, तब वो काम आए।
मैं सिर्फ अभी साइज़ की बात कर रहा हूँ कि ये साइज़ वास्तव में कितना होता है। अगर हम एटम की बात करें, हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या क्वार्क्स जिनसे मिलके ये बने हुए हैं उनकी बात ना करें तो एक साइज़ कितना होता है, तो आप समझ लीजिए ये साइज़ बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा मतलब 10⁻⁻12 मीटर। अगर आप एक मीटर जो स्केल है उसको कितनी बार डिवाइड कीजिए, 10⁻12 टाइम्स डिवाइड कीजिए, तो जो आपको लेंथ मिलेगी वो करीब इसका डायमेंशन होता है। ये आप समझ लीजिए ग्रेन, सैंड ग्रेन है, उससे सैंड ग्रेन जो कि आप कह लीजिए किसमें 10⁻⁻6 की साइज़ में रहता है, उससे भी करीब, उसे भी आप 10⁻6 टाइम डिवाइड कर दीजिए, तब आपको एक एटम का साइज़ का अंदाज़ा लग जाएगा। ये मैं बेसिक जो छोटे एटम हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कम है, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, इनकी बात कर रहा हूँ, तो इनका साइज़ करीब करीब इतना बैठता है। और जो बड़े एटम हैं जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, वो भी करीब 10⁻⁻11 मीटर की साइज़ में बैठता है। ये इनका साइज़ हो गया, ठीक है। अगर हम इनके बीच में जो इंटरवीनिंग स्पेस है मैटर के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, तो उसकी बात हम कर ही चुके हैं कि आप एक काम कीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें क्या है, सॉल्ट डाल दीजिए और वो सॉल्ट घुल जाएगा विदाउट, ये जो वाटर लेवल है ये इंक्रीज़ नहीं होगा। तो डेफिनेटली इनके बीच में जो स्पेस था वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वो अब किसने फिलअप कर दिया है, सॉल्ट ने फिलअप कर दिया विदाउट इंक्रीजिंग इट्स वाटर लेवल। तो पहला तो हो गया कि इंटरवीनिंग स्पेस रहता है, इसीलिए ये डिस्क्रीट रहते हैं, क्वांटम रहते हैं। देन सेकंड हो गया, सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, पहला तो हो गया कि जो स्पेस रहता, सेकंड प्रॉपर्टी है इनकी कि जो पार्टिकल और मैटर हैं, चाहे आप उन्हें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, वो तो इंटरेक्ट करते ही हैं, वो तो प्रोटॉन के चक्कर इलेक्ट्रॉन काट ही रहे हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ न्यूक्लियस में बंधे हुए हैं। उसके अलावा जो एटम्स जिनकी बात कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, वो भी आपस में 3-4, मान लीजिए एक एटम ये है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है और ऐसे ही एक और एटम है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो वो भी इससे क्या है, इंटरेक्ट करेगा। यहाँ मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ें बता देता हूँ कि जो फोर्सेस जिनसे इंटरेक्ट करते हैं वो 4 तरह के होते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है कई बार, सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट मतलब आप ये कह लीजिए फोर्स, कोई फोर्स लगने से ही इंटरेक्ट होगा, या तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, या कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो इंटरेक्शन नहीं है। अगर कुछ हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो वो 4 चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो ग्रेविटी, पहला तो क्या है कि हम अर्थ पे क्यों खड़े हैं, क्योंकि जो हमारा मास है, मैटर का जो मास है, वो हमें अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है। मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि चाहे उस पर कोई फोर्स लगता हो या न लगता हो, ये ग्रेविटी जरूर लगेगा। जैसे कि ये सब में लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे भी लगेगा, प्रोटॉन पे भी लगेगा, न्यूट्रॉन पे भी लगेगा। और आपने अगर न्यूज़ सुनी हो तो न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है जिस पे और कोई फोर्स नहीं लगता है, न्यूट्रिनो। सिर्फ कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी का फोर्स लगता है। तो पहला फोर्स हो गया ग्रेविटी, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ये क्या है, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ये फोर्स, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, इसीलिए हमें ये अर्थ से बाउंड करके रखता है और अर्थ को सन से बाउंड करके रखता है। पहला हो गया। सेकंड जो फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एग्जाम्पल देता हूँ, पहले लिखिए। फोर्स, एक चार्ज पार्टिकल, एक कंघी को आपने किस पे रगड़ा, ऊन पे रगड़ा, तो वो कुछ, जब वो चार्ज हो गई, एक तरह से कह लीजिए उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो वो बाकी की जो भी कागज़ के टुकड़े हैं उनको अट्रैक्ट करने लगी है क्योंकि उसके पास चार्ज है। तो एक तो हो गया फोर्स
इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। आपने कभी मैग्नेट से लोहे को या आयरन की किसी चीज़ को उठाया ही होगा जो फेरोमैग्नेटिक है, तो वो दोनों एक ही फोर्स हैं, उन्हें हम जनरली मिला के क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो डायनेमो रहते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है या जनरेटर रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ करते हैं। ये दो फोर्स हो गए। तीसरा फोर्स आपने, मैं जब बता रहा था आपको कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है, इसमें जो 4-5 मान लीजिए प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है, मैं बढ़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ। तो अब प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे तो चलिए जीरो चार्ज है, कुछ इसमें पॉजिटिव है और कुछ जीरो चार्ज वाले। समझ में आता है कि जीरो चार्ज वाले तो जीरो चार्ज वाले के पास बैठ सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि जो एक जैसे चार्ज होते हैं, सेम चार्जेस, सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्सिव इन नेचर होते हैं, रिपल्सिव इन नेचर होते हैं। तो फिर आप ये कैसे एक्सप्लेन करोगे कि 8-10 प्रोटॉन या 4-5 प्रोटॉन एक न्यूक्लियस में शांति से पड़े हुए हैं विदाउट रिपल्सन? तो उसको एक्सप्लेन जो करता है वो है वीक न्यूक्लियर, क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस में जो फोर्स लग रहा है, वीक क्यों बोलते हैं उसकी बात आगे करते हैं। ये समझ लीजिए एक फोर्स है जो कि इनको बाइंड करके रखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को किससे बाइंड करता है, जो न्यूक्लियस है, इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक और एग्जांपल हो गया एटम में ही। फाइनली जो आता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्या है, चलो बाकी चीज़ समझ में आ गई। एटम आपका एक्सप्लेन हो गया इन 3 फोर्सेस की वजह से। क्यों धरती पे हवा बंधी हुई है, एटमॉस्फेयर है, वो ग्रेविटी से एक्सप्लेन हो गया। क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बने हुए हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से एक्सप्लेन हो गया। क्यों जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में दूर नहीं भाग रहे हैं, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स से एक्सप्लेन हो गया। अब ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, तो ये है जो फोर्थ है वो है क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो जो फोर्थ है मैं उसे समझाता हूँ। मैंने अभी बात की थी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी कुछ और बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जिन्हें हम जनरली क्या बोल देते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, क्वार्क्स। क्वार्क्स QUARKS। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क रहेंगे। ये क्या है, इस पे मत जाइए, बेसिक समझ लीजिए। 3 क्वार्क रहते हैं जो कि 2 पोलैरिटी में या डायरेक्शन में, स्पिन बोलते हैं इसे, उसमें सेम रहते हैं। और प्रोटॉन में एक अलग रहता है, प्रोटॉन में 2 ऊपर रहेंगे और एक नीचे रहेगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा होता है लगभग, ठीक है। ये स्पिन प्रोटॉन की हो गई और एक न्यूट्रॉन की। ये न्यूट्रॉन बना लिया, दो डाउन है, एक अप है तो न्यूट्रॉन, 2 अप है, एक डाउन है तो प्रोटॉन मिल गया, और इससे हमें चार्ज भी मिल गया। अब आप कह रहे होंगे कि जो 3 क्वार्क हैं ये भी तो एक जगह बैठे हुए हैं, जो 2 सेम पोलैरिटी या स्पिन के क्वार्क हैं, वो उन्हें कौन बांधे हुए है, उन्हें जो बांधने के लिए फोर्स आता है वो कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब आपने कभी सुना होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं पे उठने लगते हैं जैसे ही बच्चे इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं। तो आपने इस इक्वेशन का नाम, ये इक्वेशन सुनी होगी कि E=mc²। कौन दे गए, हमारे फेमस आइंस्टाइन। इन अबाउट 1915 में आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी और उसमें बोला कि जो मैटर से हमें, मैटर के मास से जो हमें एनर्जी मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है, एनर्जी कितनी होती है, c से और मल्टीप्लाई कर दो c² से। c² क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को आप मीटर पर सेकेंड में करोगे तो वो करीब बैठेगी 3 करोड़ किलोमीटर पर 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड।
तो ऐसे में जो हमें 1 ग्राम मैटर से भी जो एनर्जी मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। इसे जो एक्सप्लेन करते हैं कि एनर्जी आ कहाँ से रही है, वो यहाँ से आती है। बेसिकली जब पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होता है, एक एटम डिसइंटीग्रेट 2 छोटे एटम में बनता है, डिसइंटीग्रेट होके फ्यूजन रिएक्शन जिन्हें कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो क्वार्क्स वगैरह है या फिर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसका कुछ डिसइंटीग्रेशन होता है, वहाँ सेपरेशन होता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, जो हमें एनर्जी मिल रही है। सेकेंडली ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं क्वार्क्स कि ये लाइट में भी, जो लाइट एनर्जी हम देखते हैं उसमें भी कन्वर्ट हो जाते हैं कभी कभार। तो अगर ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर बॉम्ब एक फट रहा है, तो बेसिकली यही होता है कि एक बड़ा यूरेनियम 235 किस में डिसइंटीग्रेट होता है, कुछ दो या तीन छोटे मॉलिक्यूल, कुछ छोटे पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा वो भी बोल देते हैं, रेज भी बोल देते हैं। और जो भी इनमें मास का डिफरेंस आता है कि यहाँ जितना मास था इस पार्टिकल का और यहाँ जितना मिल रहा है, वो मास हमें थोड़ा सा कम हो जाता है ना। इनका टोटल मास ऐड करें और जो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुआ है उसका मास कैपिटल M मान लीजिए, और इनका मिला के M डैश है, तो M डैश जो है वो थोड़ा सा M से कम रहेगा। तो जो मास गायब हुआ है वो कहाँ जाता है, वो किस में, इसी एनर्जी में फोटॉन्स भी निकलते हैं, इसी रिएक्शन में उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और फोटॉन्स क्या कहते थे हम, लाइट एनर्जी होती है। वो क्या होती है, लाइट, जो भी एनर्जी जिस चीज़ को हम देख पा रहे हैं, जो आँखें जिसके लिए हमारी सेंसिबल है, वो उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उस लाइट को हम हीट में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट में कर लेते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ गया। आपको थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ E = mc² इसलिए बता दिया, एक्स्ट्रा है, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी होता है एक, और वो किसको साथ में रखता है, जो क्वार्क्स जिनसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने हैं उनको साथ में रखता है। और कभी कभार जब न्यूक्लियर फिजन वाली रिएक्शन करवाते हैं हम, तब इसी एनर्जी, ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की जो एनर्जी है वो किसमें हमें E के फॉर्म में या फोटॉन्स या लाइट के रूप में मिल जाती है। तो उससे E = mc² भी एक तरह से एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, बहुत डीप एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो इसके 100 और एक्सप्लेनेशन है। तो हम किसकी बात कर रहे थे, इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो ये 4 फोर्सेस से 4 फंडामेंटल फोर्सेस बोल देते हैं इन्हें, जो अभी लिखवाए थे मैंने, और 4th मैंने एक्सप्लेन किया था फंडामेंटल फोर्सेस। इसमें ग्रेविटी, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनसे ये पार्टिकल है मैटर की, ये इंटरेक्ट करते हैं और हमारी आपकी बॉडी और प्लेनेट अर्थ को या फिर एक प्लांट को जन्म देते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से। ये तो थोड़ी सी हो गई बेसिक बातें किसके बारे में, मैटर के बारे में। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपके लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज जिसे कहते हैं। वो क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज ये है जिससे कि आजकल अक्सर यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता होगा या आपने कभी सुना होगा कि यूनिवर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करीब 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन है ना, अरब साल पहले बिगिन हुई थी। कहाँ से, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट मैटर का गोला था जो कि एकदम से एक्सप्लोड हो गया और अपने साथ में स्पेस, जो इसके अंदर जो स्पेस था वो भी एक्सपेंड होने लगा। ये मैटर भी एक्सपेंड हो रहा था और जो स्पेस था इस बबल में, इससे पहले जो यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है इसके अराउंड, वो तो अब भी करती है, वो पहले भी करती थी, पर हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वो बेसिकली इस गोले से निकली है और वो स्पेस भी एक्सपेंड करता गया और जो इसमें मैटर था वो भी एक्सपेंड करता गया। अब आपको पता है कि ग्रेविटी कैसा फोर्स है, बताइए। ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स विच इज कंप्लीटली अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव ही है, इसमें रिपल्सन नहीं है।
तो आप मुझे बताइए कि जब ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये जो गोला जिसमें से हमारी उत्पत्ति है हमारी यूनिवर्स की, वो गोला एक्सपेंड क्यों कर रहा है? अभी वो गोला कितना बड़ा हो गया है जो हम देख सकते हैं 96 बिलियन लाइट ईयर्स इसकी डायमीटर हो गई है। लाइट ईयर्स किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। ये इस बार का प्री का क्वेश्चन था व्हाई वी यूज लाइट एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी। क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत बड़ी है और यूनिवर्स भी बहुत बड़ी है, तो हम उसमें यूनिवर्स को उसमें इजीली मेजर कर सकते हैं। हमारे किलोमीटर माइल वगैरह बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो 96 बिलियन ईयर्स जहाँ तक हम देख सकते हैं, ये तो इतना तो हमें पता ही है, एक्सपेंड कर ही चुका है। तो मुझे बताइए ग्रेविटी अट्रैक्टिव होने के बाद, और इसमें पूरा जो भी मैटर है वो बेसिकली अट्रैक्टिव ग्रेविटी को फॉलो करता है, चाहे कोई फोर्स लगता ना हो किसी भी पार्टिकल पर, ग्रेविटी जरूर लगता है। ये एक्सपेंड क्यों हो रही है? और अभी रिसेंट ऑब्जर्वेशन इन 1998 से हमें पता चला है कि ये एक्सपेंशन की जो रेट है, एक्सिलरेशन है, वो एक्सिलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे बताइए कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? तो इसमें साइंटिस्ट ने बोला है कि दो प्रॉब्लम आ रही हैं अभी हमारी यूनिवर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें एक्सप्लेन करने में दो प्रॉब्लम आ रही हैं। कि कई बार ऐसा लगता है कि जो गैलेक्सीज़ हैं, जो बड़े क्लस्टर हैं मैटर के, जिन्हें हम गैलेक्सी बोल देते हैं, जिनमें बिलियंस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स रहते हैं, उनके सेंटर पे कभी कभार ऐसा लगता है कि जो हमारा नॉर्मल मैटर है, जो कि किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या जो भी और फंडामेंटल पार्टिकल हैं, क्वार्क वगैरह, उनसे मिलके नहीं बना है। उस मैटर को हमने नाम क्या दे दिया है? डार्क मैटर। वो इस मैटर से बिल्कुल अलग है। वो डार्क इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है, वो डार्क इसलिए है क्योंकि वो ग्रेविटी के अलावा और किसी वे में किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करता है, और उसका हमें ओरिजिन या फंडामेंटल नेचर भी नहीं पता है कि वो किसका बना है। क्या वो क्वार्क्स का बना है, या अगर क्वार्क्स का बना होता तो वो इंटरेक्ट करता किसी न किसी चीज़ से। तो एक तो हो गया डार्क मैटर, कि सेंटर ऑफ गैलेक्सी में जो कई जगह ऐसा होता है कि हमें कंसंट्रेशन, जो हमारा मैटर दिख रहा है हमें, ये तो विजुअल है, लाइट से इंटरेक्ट करता है। डार्क मैटर लाइट से भी इंटरेक्ट नहीं करता है, फोटोन से भी। तो ये चीज़ हो गई। ये एक्सप्लेन करती है कि जो सेंटर ऑफ गैलेक्सीज हैं वो बहुत हैवी है। अब इस बात पे आ जाते हैं कि ये एक्सपेंड क्यों कर रही है। ग्रेविटी तो डार्क मैटर पे भी पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव है। तो फिर एक और चीज़ है जो कि क्या बोलते हैं, डार्क एनर्जी। ये ऐसी एनर्जी नहीं है जो हमें दिखती नहीं है, ठीक है। रेदर ये कैसी एनर्जी है जो कि हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हमारा मैटर है या फिर ग्रेविटी है, बस ग्रेविटी को छोड़ के ये किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करती। और ये कैसी है? रिपल्सिव है, रिपल्सिव इन नेचर। तो तीन चीज़ें हो गई। एक हो गया मैटर, जिसमें एंटी मैटर, फोटोन, लाइट एनर्जी, जो भी हम देखते हैं जिसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ आ जाता है। देन डार्क मैटर, एक ऐसा मैटर जो कि नॉर्मली किसी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है और अभी तक हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में, इसीलिए हमें डार्क मैटर बोल देते हैं। और एक डार्क एनर्जी जो कि इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नया नाम इजाद किया है, वो है डार्क एनर्जी। तो ये कितना कितना है, अगर इनके परसेंटेज की बात करें हम, जो विजुअल यूनिवर्स है 96 बिलियन लाइट ईयर्स की जिसकी डायमीटर है, उसमें कितना कितना है। तो अगर आप मैटर की बात करें, मैटर में सब कुछ आ जाता है जो हम देखते हैं। जो लाइट हमारे पास सन से आ रही है, लाइट एनर्जी, इसमें क्या है, इंक्लूडिंग एनर्जी, जो भी एनर्जी हीट या लाइट के फॉर्म में है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। ये तो हो गया मैटर। तो ये कितना है, सिर्फ करीब 5%। देन हम डार्क मैटर की बात करें जो सिर्फ ग्रेविटी से इंटरेक्ट कर रहा है और गैलेक्सीज के सेंटर पे है, वो कितना है करीब, डार्क मैटर। ये हमारे मैथमेटिकल मॉडल बताते हैं कि इतना होना चाहिए, तभी हम यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन रेट है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कितना है, करीब 25%। एंड जो फाइनली जो मैं डार्क एनर्जी की बात कर रहा था, जो हमारे यूनिवर्स के, ये तो क्या है, गैलेक्सीज के सेंटर पे जो मैसिव
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे एक्सप्लेन करता है, और डार्क एनर्जी किसे एक्सप्लेन करती है कि जो अट्रैक्टिव नेचर है ग्रेविटी का उसके अगेंस्ट कोई तो काम कर रहा है जिसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, तो वो उसे कौन एक्सप्लेन करता है? डार्क एनर्जी, जो कि रिपल्सिव मानते हैं हम। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लिटरली कुछ भी नहीं पता है इसके नाम के अलावा, जो कि हमने खुद ही रखा है। और ये हमारी यूनिवर्स का जो मास एंड एनर्जी है उसका करीब करीब 70% ये एग्जिस्ट करती है, 25% ये, और 5% करीब करीब हमारा जो भी नॉन मैटर है, जिस भी चीज़ से हम बने हैं, देखते हैं, जो भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, स्टार्स से लेके ब्लैक होल तक, सब किसके बने हैं? मैटर के। ब्लैक होल्स तक भी किसके बने हैं? मैटर के। अगर आप किसी को पता हो ब्लैक होल क्या है, बहुत ज़्यादा जाना नहीं है। उसके अलावा जो मैटर है वो डार्क मैटर है, और फिर डार्क एनर्जी है। ये शायद क्वेश्चन आ चुका है कि इनके कितने परसेंटेज हैं, या फिर डार्क एनर्जी किस लिए ईजाद की गई है, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ईजाद की गई है। सो थैंक यू दोस्तों, आज मैंने आपसे एक बिल्कुल जो मैटर का स्मॉलेस्ट डिविजिबल यूनिट हो सकता है या अनडिविजिबल यूनिट हो सकता है, एटम या क्वार्क या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो कहना है मैं एटम कह देता हूँ, यहाँ से लेके हमने यूनिवर्स के जो बिगेस्ट साइज़ है 96 बिलियन लाइट ईयर्स का, जो पूरी यूनिवर्स की साइज़ की बात की है। पूरा यूनिवर्स इससे कई गुना बड़ा है, जो हमें विजुअल यूनिवर्स के साइज़ की बात की है। और उसके चाहे वो एटम्स के फंडामेंटल हों या मैटर के फंडामेंटल हों, या फिर यूनिवर्स एज ए होल इंक्लूडिंग स्पेस, जो वैक्यूम वैकेंट स्पेस है, उसकी बात की है। और उसके कुछ फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए हैं। और 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, वो क्या हैं? ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिनको क्या है? सिर्फ मैटर ओबे करता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कैसे काम करती है, क्या है, ये अभी हमें नहीं पता है। तो कुछ बेसिक्स हो गए। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए और मुझे बताइए कि मैं साइंस को, एक तो ये तरीका है कि बेसिक के साथ मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो कि आजकल पूछ ली जाती है, न्यूज़ में रहती है, साथ में ही बताता चलूँ, या फिर जब बेसिक बता रहा हूँ तब सिर्फ बेसिक बताऊँ और बाद में फिर ये सारी चीज़ें एक साथ करवा दूँ। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। और मुझे बहुत मज़ा आया आपको पढ़ाने में, क्योंकि साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। सो थैंक यू।